अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कोड लूम। आज की क्लास में हम लोग 4 टॉपिक्स करेंगे। सबसे पहला जो है वो है वेरिएबल स्कोप, उसके बाद होस्टिंग, ऑब्जेक्ट्स और फिर मॉड्यूल्स। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक फाइल क्रिएट कर लेंगे डेस्कटॉप पे ही। न्यू पे जाके फोल्डर, या आप फोल्डर का नाम कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लास 6 रख लेती हूँ। इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर cmd लिख के इधर आके हम लोग कोड स्पेस डॉट से अपनी डायरेक्टरी लोकेट करेंगे। हमारे पास VS कोड खुल गया है। यहाँ पे आके एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। मैं index.ts रख रही हूँ, आप लोग कोई भी नाम रख सकते हैं, सिर्फ एक्सटेंशन यूज करना जरूरी है, बाकी नाम कोई भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फाइल बना ली है, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेती हूँ। दूसरा काम हम ये करेंगे, सबसे पहले तो हम ts config की फाइल बनाएंगे। ये बनाना क्यों जरूरी है? ये इसलिए क्योंकि ये अननेसेसरी एरर्स से बचाती है और इसमें से हम कुछ चीजें जो है वो ले भी सकते हैं। जैसे मैं एक चीज दिखाती हूँ आपको। TSC -w से क्या होता है कि हम इसमें वॉच मोड लगा देते हैं। वॉच मोड से ये होता है कि हमारी जो फाइल है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसपाइल होती रहती है, हमें उसको बार बार TSC करके ट्रांसपाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेरिएबल स्कोप क्या होता है? वेरिएबल स्कोप ये होता है कि उसमें होता है दो टाइप। पहली टाइप होती है ग्लोबल स्कोप, दूसरी होती है लोकल स्कोप। ग्लोबल स्कोप ये होता है कि जैसे हम लोग जो है, पहले तो ये देख लेते हैं स्कोप क्या होता है। स्कोप ये होता है कि एक लिमिट होती है, एक लिमिट हम डिफाइन करते हैं स्कोप से। तो स्कोप जो ग्लोबल होता है वो ये होता है कि वो नाम से ही पता चल रहा है कि हम उसको ग्लोबली यूज कर सकते हैं फाइल में। मतलब हम उसको, अगर यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर दिया, अगर यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, तो मैं उसको पूरी फाइल में कहीं भी उसी नाम से दोबारा यूज कर सकती हूँ। अगर मुझे इसमें कोई चेंजिंग करनी है तो मैं बाद में उसको यूज कर सकती हूँ। लेकिन जो लोकल स्कोप होता है वो ऐसा नहीं होता। उसको जो है हम लोग अगर इफ ब्लॉक में रखेंगे, जैसे हमने इफ ब्लॉक में एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया और हम उसको चाह रहे कि हम उसकी इनिशियलाइजेशन उसके बाहर करें, स्कोप के बाहर करें, तो ऐसा नहीं होगा। वो उसके अंदर ही यूज होगा और उसके बाहर जो है हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ग्लोबल वेरिएबल को चेक कर लेते हैं बना के। मैं बना लेती हूँ एज का वेरिएबल। एज हमने फॉर एग्जांपल 18 रख ली। अब हम इसको यहाँ, तो ये तो सबको पता है कि अगर मैं एज बना के उसको नीचे ही इसके प्रिंट करवाऊंगी तो वो तो आराम से प्रिंट हो जाएगा। एक दफा करके देख लेते हैं। यहाँ से टर्मिनल पे जाके न्यू टर्मिनल और CMD सेलेक्ट करेंगे। इधर आके मैं लिखूंगी सिर्फ नोड index.js। ये 18 प्रिंट हो जाएगा। ये बात तो सबको पता है। अब अगर मैं इसको, अभी ग्लोबल है ना, मैंने तो बोला कि मैं इसको कहीं भी यूज कर सकती हूँ, पूरी फाइल में कभी भी जब मैं चाहूँ यूज हो सकता है। तो मैं चेक करती हूँ कि ये इफ ब्लॉक के अंदर यूज होगा या नहीं। तो मैं इफ ब्लॉक को सिंपली यहाँ पे ट्रू कर दूंगी कि इसमें जो कुछ भी है वो चल जाए। ट्रू का मतलब ये है, मतलब वो कंडीशन नहीं देखेगा, बस वो चल जाएगा। और यहाँ पे मैं आके इसको प्रिंट करवाऊंगी एज को। इसको रहने देते हैं। यहाँ पे आके मैं इसको प्रिंट करवाऊंगी तो यहाँ पे 2 दफा 18 प्रिंट होगा, क्योंकि एक ऊपर कंसोल है, एक नीचे मैं कंसोल कर रही हूँ। तो ये प्रिंट हो गया, ठीक है, क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है, इसको प्रिंट होना चाहिए था। अब अगर मैं यहीं पर एक और वेरिएबल बना लूं, जैसे लेट मैं हाइट बना दूं और हाइट में लिख दूं यहाँ पे 5 फीट, और फिर मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको बाहर आके दोबारा से चेंज कर दूं, हाइट को 7 कर दूं। तो अभी चेंज क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये हाइट जो है ये बाहर कहीं पे भी यूज नहीं हुआ हुआ। ये जो हाइट है ना, ये अंदर यूज हुआ हुआ है, ये अंदर ही चलेगा, इसका बाहर की किसी वेरिएबल से कोई ताल्लुक नहीं होगा। सही है। इसकी एक और चीज भी होती है कि जैसे हमने बाहर जो है वो एज का वेरिएबल बनाया है, तो ये तो बात सबको पता है कि हम लोग एक और सेम नाम का वेरिएबल नहीं बना सकते। जैसे अगर मैं बाहर बनाना चाहूँ एज का वेरिएबल, तो वो मुझे वहीं पे एरर दे देगा कि भाई इस नाम का तो पहले एक वेरिएबल एग्जिस्ट करता है, तो इस नाम का दोबारा क्यों बना रहे हो। लेकिन अगर मैं अंदर इसके स्कोप के अंदर मैं दोबारा से उसी नाम का वेरिएबल बनाऊंगी तो वो बन जाएगा।
क्योंकि मैंने बोला कि इसका जो इस लिमिट के अंदर जो भी काम हो रहा है ना वेरिएबल्स का, उसका बाहर की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है। वो बाहर कुछ भी होता रहे, कोई भी वेरिएबल का नाम बने, कुछ भी कॉल हो रहा हो, कुछ भी इनिशियलाइज डिक्लेयर हो रहा हो, उसको फर्क नहीं पड़ता, वो अंदर अपना काम करेगा। तो हम दो दो वेरिएबल सेम नाम के बना सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि एक ग्लोबल हो और दूसरा लोकल। ठीक है, अब ये चीज हो गई। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? होइस्टिंग है। होइस्टिंग होइस्टिंग क्या होती है? होइस्टिंग बेसिकली ये होती है कि जब हम लोग अपना एक वेरिएबल, जैसे कि वो होती है बेसिकली जावास्क्रिप्ट में, टाइपस्क्रिप्ट की फाइल में होस्टिंग नहीं होती, जावास्क्रिप्ट में जाके होती है। उसमें ये होता है कि जैसे हमने एक वेरिएबल जो है वो यहाँ पर बनाया है, जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, लेट एजेस, तो होस्टिंग में ये होता है कि ये जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया और मैं यहाँ पे आके इसको प्रिंट करवाना, मतलब ऊपर प्रिंट करवाना चाह रही हूँ। तो टाइप स्क्रिप्ट तो एरर देता है, वो बोलता है कि इनिशियलाइजेशन से पहले जो है वो हम उसको कॉल, मतलब उसको प्रिंट नहीं करवा सकते। टाइप स्क्रिप्ट में तो ये वाला एरर आता है। अगर मैं इसको रन करूँ, इसमें ये रेफरेंस एरर आएगा, कैन नॉट एक्सेस एज बिफोर इनिशियलाइजेशन। मतलब ये इनिशियलाइजेशन जो है, ये जो हमने किया है, ये अगर ऊपर होता तो ये प्रिंट हो जाती, लेकिन अब ये तो नीचे है तो ये प्रिंट नहीं हो सकती, ये टाइप स्क्रिप्ट में नहीं होता। लेकिन अगर मैं ये सेम काम जावा स्क्रिप्ट में करूँ, तो ये यहाँ पे एरर नहीं आएगा। अगर मैं सिर्फ जावा स्क्रिप्ट को रन करूँ ये लिख के, यहाँ पे हम वार यूज करेंगे, जावा स्क्रिप्ट में वार से करेंगे। जब वार हम यूज करते हैं तो इसकी जो वो होती है, इसकी जो डिक्लेरेशन होती है वो टॉप पे चली जाती है, मतलब ये इधर आ जाएगी डिक्लेरेशन इसकी इधर। तो फिर हम जो है यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, इसके ऊपर लिखे हैं, इसके नीचे लिखे हैं, वो आएगा यही कि अनडिफाइंड है, कि हमने अभी तक उसको डिफाइन, जैसे यहाँ पे हमने इसको प्रिंट करवा दिया है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूंगी, चलाऊंगी, तो ये लिखा हुआ आएगा अनडिफाइंड, क्योंकि हमने इसको ऊपर चलाया। अगर हम इसको नीचे चलाएंगे, अनडिफाइंड कब आता है? जैसे मैं इसको ऐसे लिख दूँ और नीचे कंसोल कर दूँ, तो अब भी अनडिफाइंड ही आएगा, क्योंकि मैंने इसमें कोई वैल्यू नहीं डाली। अनडिफाइंड का मतलब ये होता है कि हमने इसमें कोई इनिशियलाइजेशन नहीं की। जब जब तक हम वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करवाएंगे तो वो अनडिफाइंड नहीं देगा। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज करवा दूँ, तो ये तो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगी, तो ये बोलेगा कि अनडिफाइंड है, क्योंकि इसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं हुई थी। लेकिन इसकी जो मेन चीज जो है ना, जो होस्टिंग है, वो इसकी डिक्लेरेशन है, जो इसकी डिक्लेरेशन है वो ऊपर हो गई है, जब भी तो वो बोल रहा है अनडिफाइंड, वरना वो अनडिफाइंड ना बोलता, वो तो बोलता कि वेरिएबल मिला ही नहीं। ठीक है, इस तरह होती है hosting। एक चीज और इसमें देख लेता है कि जैसे मैंने इस कंडीशन में true ले लिया, और यहाँ पर मैं वार से वेरिएबल बनाऊँ, वार से मैं एज बना रखी हूँ 18, और अब मैं उसको चेंज करवाना चाह रही हूँ यहाँ नीचे आके, एज इज 20। तो अब क्यों एरर नहीं आया? ये तो लोकल वेरिएबल बना ना, मैंने तो इसको ब्लॉक स्कोप के अंदर बनाया है, इसको तो एरर शो करना चाहिए था। इसको तो एरर शो करना चाहिए था, इसने एरर क्यों शो नहीं किया? क्योंकि इसमें बार हमने यूज किया, बार में जो है कोई लोकल ग्लोबल नहीं होता। जैसे मैंने अभी यहाँ पर इसको इनिशियलाइज करवा दिया, तो वहां पर जेएस में जाके इसकी होस्टिंग सबसे टॉप पे हो चुकी होगी। अब मैं इसके बाद यहाँ पर भी लिखूंगी ना, अगर मैं यहाँ पे भी लिखूंगी एज, तो ये मुझे एरर नहीं देगा, क्योंकि इसकी जो यहाँ पे अगर मैं इसको प्रिंट करवाती हूँ ऊपर, तो ये अनडिफाइंड ही देगा। ये अनडिफाइंड इसलिए दे रहा है क्योंकि मेरे पास जो है वो ऊपर कोई मैंने
वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करवाई, मतलब इसके ऊपर नहीं करवाई। अगर मैं इसके ऊपर करवाती तो फिर वो रीड करता, क्योंकि वो अपने से ऊपर वाले को वो करता है, कंसिडर करता है, नीचे वालों को तो नहीं करेगा वो। ऊपर वाले को अगर मैं यहाँ पर आकर एज को इनिशियलाइज नहीं करवाती तो फिर ये प्रिंट होगी 7, 7 प्रिंट करेगा। इस तरह होती है वेस्टिंग। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? सबसे पहले इसको हटा लेते हैं और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट्स ये ऐसे यूज होते हैं कि हम लोग जो है जैसे एक स्पेसिफिक चीज की इंफॉर्मेशन को हम एक ब्लॉक के अंदर स्टोर करें। जैसे हम एक बुक्स की एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट ना यूज करें तो हम उनको कैसे लिखें। मतलब एक बुक है, उसके ऑथर का नाम, उसका टाइटल, ये 3 चीजें हम करते हैं। बुक का नाम, उसके ऑथर का नाम और उसका जॉनरा कर लेते हैं। तो बुक का नाम क्या होगा? लेट बुक नेम इक्वल टू 1 और उसके ऑथर का नाम हम रख लेते हैं ABC नाम, ठीक है। और हम जॉनरा रख लेते हैं थ्रिलर। अब इसमें क्या हुआ, अगर हमें इसको प्रिंट करवाना हो, हमें ये बुक की इंफॉर्मेशन प्रिंट करवानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अलग अलग जो है इन सबको अलग से लिख, जैसे अगर मुझे प्रिंट करवाना हो तो मैं यहाँ पर लिखूंगी लॉग और इसमें मैं डालूंगी बुक नेम। बुक नेम डाल दिया। तो अब मैं इसको ऐसे अलग से प्रिंट करवाऊंगी। लेकिन अगर जैसे यहाँ पे हमारे पास जैसे 3 वेरिएबल है, अगर मेरे पास एक पूरी बुक्स की लाइब्रेरी हो तो मेरे पास तो बहुत सारी बुक्स होंगी। तो क्या मैं इसी तरह, अगर मैं इसी तरह करके बनाती रही, इस तरह करके अगर मैं इसको कॉपी करूँ, पेस्ट करूँ, फिर नीचे डालूँ, फिर नीचे डालूँ, मतलब ये अलग अलग वेरिएबल्स हो, अलग मतलब एक दूसरे से डिस्टिंक्ट हो, और मैं इस तरह करके वेरिएबल्स बनाऊंगी और मेरे पास 100 बुक्स होंगी, तो फिर क्या ये इस तरह हमारा प्रोग्राम अच्छा लगेगा? मतलब मैं इसको चलाएंगे तो हमें भी मुश्किल होगी, जो कोड रीड कर रहा होगा उसको भी मुश्किल होगी। इसके लिए जो है ऑब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस हुए थे। और ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे यूज करते हैं, हम उसमें क्या करते हैं कि एक सिंगल वेरिएबल में हम अपनी उस चीज की प्रॉपर्टीज स्टोर करवाते हैं। जैसे एक सिंगल वेरिएबल है बुक, हम उसके अंदर जैसे ये है वेरिएबल बुक ले लेते हैं, बुक 1 इज इक्वल टू, हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब उसमें बुक का नाम आ जाएगा, बुक का नाम रख लेते हैं 1। ऑथर का नाम आ जाएगा, ऑथर का नाम दे देते हैं ABC। और अच्छा, ये एरर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया। कॉमाज ऐड करेंगे और फिर उसके बाद हम यहाँ पे नाम रख लेते हैं एक बुक का नाम हो गया, ऑथर का नाम हो गया, उसका जॉनरा क्या होता है उसका हमने जॉनरा भी बता दिया। अब अगर मुझे एक और बुक बनानी है, इसी तरह मुझे अगर 100 बुक्स बनानी हुई, तो मैं हर बुक का अलग अलग जो है वो ऑब्जेक्ट बना दूंगी। यहाँ पे बुक 2 है, बुक 2 के अंदर मैं कोई भी इसको नाम दे सकती हूँ अलग अलग। तो अगर मुझे इसको प्रिंट करवाना होगा, किस तरह होगा? प्रिंट करवाते हुए भी एक चीज आसान हो जाती है। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ बुक का नाम लिखूंगी, बुक 1 लिखा मैंने और डॉट लगाया, तो वो उसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज है ये लिखा हुआ आ रहा है, प्रॉपर्टी ऑथर है, स्ट्रिंग है, और इसकी जॉनरा प्रॉपर्टीज की, नेम प्रॉपर्टीज की जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो मेरे पास आ जाएंगी, और इसमें से मुझे जो भी प्रिंट करवाना है वो मैं उसको चूज करूंगी और वो प्रिंट हो जाएगी। अब मैं यहाँ नीचे आके इसको प्रिंट करूंगी तो मेरे पास उसका जॉनरा प्रिंट हो गया, थ्रिलर। इस तरह करके हम लोग ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। तो क्लास में सर ने जो एग्जांपल दी थी वो एग्जाम शीट की दी थी, वो भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। ये जो है ये एग्जाम शीट का वेरिएबल था, सर ने करवाया था। और इसके साथ उन्होंने एक चीज भी बताई थी कि अगर हम इस पूरे के पूरे वेरिएबल को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि सारी की सारी प्रॉपर्टीज एक साथ प्रिंट हो जाए, और हम इस तरह करके लिख देते हैं कि हम इसका नाम लिखते हैं एग्जाम शीट।
और मैं इसको रन कर दूँ। तो ये इस तरह से ब्रैकेट्स के अंदर शो होगा कि उनकी प्रॉपर्टीज़ के नाम भी आ रहे होंगे, पर हमें इस तरह से ये चाहिए नहीं होगा। अगर कभी चाहिए हुआ तो हमें ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन एक साथ मिल जाएगी। लेकिन अगर हमें इस तरह से नहीं करना, तो हम जैसे हमें एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देनी है किसी को, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि दिस बुक, अच्छा एग्जाम शीट की एग्जाम्पल है, तो एग्जाम शीट में लिखेंगे कि द स्टूडेंट नेम इज़ मरियम, रोल नंबर ये है और सब्जेक्ट ये है। तो हम इसको टेम्पलेट लिटरल यूज़ करके भी बता सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ कंसोल डॉट लॉग, बैक टिक्स लगाऊँ और मैं लिखूँ कि द स्टूडेंट स्टूडेंट पे मैं यहाँ पे अपना ये डॉलर का साइन लगाऊंगी, ब्रैकेट्स लगाऊंगी और अंदर मैं लिखूंगी मरियम, सॉरी अंदर मैं लिखूंगी नेम। फिर उसके बाद मैं लिखूंगी द स्टूडेंट मरियम, मतलब नेम विद रोल नंबर। फिर मैं आगे लिखूंगी रोल नंबर। अच्छा यहाँ पे इस तरह से कॉल होगा, ये एग्जाम शीट डॉट नेम लिखेंगे, एग्जाम शीट डॉट नेम, एग्जाम शीट डॉट रोल नंबर। तभी वो पहले वो ऑब्जेक्ट को लोकेट करेगा, उसके अंदर फिर बाद में जब हम डॉट लगाएंगे तो वो प्रॉपर्टी को लोकेट करेगा। और फिर इसके बाद मैं लिखूंगी विद रोल नंबर दिस और इज एनरोल्ड इन, मैं टॉगल कर दूं, इज एनरोल्ड इन, फिर मैं सब्जेक्ट लिख दूंगी, सब्जेक्ट, सॉरी पहले एग्जाम शीट डॉट सब्जेक्ट। इस तरह से करके मैंने इसको प्रिंट करवाना है, मतलब प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देनी है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगी तो यहाँ पे आएगा, अच्छा मैं ऊपर वाला हटा देती हूँ, थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, दोबारा से कर लेते हैं। द स्टूडेंट मरियम विद रोल नंबर इज एनरोल्ड इन कंप्यूटर, इस तरह से करके हमने इसको दे दिया। तो ये इसमें बहुत आसानी हो जाती है। अगर हम सब एग्जाम शीट ही लिखेंगे तो हमारे पास जो है डॉट करके पूरा का पूरा सारी की सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी और हम किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं एग्जाम शीट का नाम लिख। तो ये होता है ऑब्जेक्ट। अच्छा मॉड्यूल्स क्या होता है? मॉड्यूल्स के लिए एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हम लोग एक लाइब्रेरी में जाते हैं तो लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होती हैं। वो बुक्स जो है वो हो गए आपके पास मॉड्यूल, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि जैसे एक बुक है, जैसे बुक का कंटेंट होता है, जैसे कि बुक का कंटेंट एक एक चैप्टर बताता है और उसमें पैराग्राफ्स होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, उसी तरह मॉड्यूल जो है वो फंक्शंस, वेरिएबल्स, क्लासेस, ये सब कुछ बताता है। उसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं और उसका बुक का टाइटल और ऑथर भी होता है। तो मॉड्यूल का भी एक टाइटल होता है, जैसे हमारे पास इंक्वायरर का मॉड्यूल होता है, उसका टाइटल होता है इंक्वायरर और उसका कोई ऑथर भी होगा, एक से ज़्यादा ऑथर्स भी हो सकते हैं उसके, मतलब वो ऑथर एक मॉड्यूल के ऑथर वो होते हैं जो उसके डेवलपर्स होते हैं। और उसकी ऑर्गेनाइजेशन भी होती है, जैसे एक कोड को किस तरह से उन्होंने ऑर्गेनाइज करके लिखा हुआ होता है। वो बुक उसमें जैसे बुक में चैप्टर्स ऑर्गेनाइज होते हैं और टॉपिक्स ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, उसी तरह मॉड्यूल में भी कोड ऑर्गेनाइज करके लिखा जाता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि हम उसको रीयूज़ भी कर सकते हैं, जैसे लाइब्रेरी में बुक हम बोरो करते हैं और वापस कर देते हैं और फिर कोई और ले लेता है तो वो रीयूज़ हो जाती है वो। इसी तरह मॉड्यूल्स भी जो है, जैसे मैं यहाँ पर इंक्वायरर यूज़ कर रही हूँ, तो आप भी वहाँ पर बैठ के इंक्वायरर यूज़ कर सकते हैं। तो उन्होंने मॉड्यूल को रीयूजेबल बनाया हुआ है, जो भी इसके डेवलपर्स थे उन्होंने इस मॉड्यूल को सबके लिए ओपन टू यूज़ कर दिया है कि सब लोग उसको यूज़ कर सकें। तो ये बेसिक एग्जांपल थी मॉड्यूल्स की। और जैसे हमारे पास एक मॉड्यूल होता है कि हम इंक्वायरर को यूज़ करते हैं। इंक्वायरर किसी ने तो लिखा होगा, अब जिसने भी लिखा होगा उसमें उसने कोड भी डाला होगा, उसने उसको रीयूजेबल बनाया होगा, उसने बैठ के पूरी टीम के साथ काम किया होगा या फिर अकेले किया होगा। तो ये मॉड्यूल्स होते हैं। अब एक हम मॉड्यूल यूज़ करके देख लेंगे आज इंक्वायरर का। तो इंक्वायरर को यूज़ करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले इंक्वायरर को यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं पहले हमें npm की फाइल, मतलब यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन होना बहुत ज़रूरी है अगर फाइल्स में, अगर हमें इंक्वायरर यूज़ करना है।
क्योंकि हम वो npm से ही लेंगे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर जाएंगे, इसको कंट्रोल C करके खत्म कर सकते हैं वॉच मोड को। मैं यहाँ लिखूंगी npm init। मेरे पास यहाँ पर package.json की फाइल बन गई। अब मैंने यहाँ लिखना है, इधर मैं यहाँ लिखूंगी npm install inquirer। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर उसकी टाइप्स भी इंस्टॉल करूंगी, इंक्वायरर की टाइप्स, क्योंकि अगर मैं वो नहीं करूंगी तो फिर मेरे पास एरर आएगा कोड में। तो मैं यहाँ पर उसकी टाइप्स इंस्टॉल कर लेती हूँ, npm install add types / inquirer। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आकर इस वाली फाइल में, ts की फाइल में इसको इंपोर्ट कर लूंगी। तो मैं यहाँ लिखूंगी import inquirer from inquirer। अरे ये एग्जाम्पल ले लेते हैं जो सर ने क्लास में करवाई थी, मैं वही वाली करवा लेती हूँ कि उन्होंने लिखवाया था लेट आंसर इज इक्वल्स टू इंक्वायरर। इंक्वायरर को कॉल करवाने के लिए मैं लिखते हैं इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का क्या मतलब होता है कि वो हमसे प्रॉम्प्ट मांगेगा। सबसे पहले यहाँ सर्कल ब्रैकेट्स आते हैं, एंटर कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस में हम अपनी सारी प्रॉपर्टीज लिखेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, हम नाम देंगे। नाम क्या होगा इसका, हम इसको नाम दे देते हैं, इसको मैं नाम दे देती हूँ question 1। यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और नेक्स्ट हम अपना मैसेज प्रिंट करेंगे। मैसेज क्या होता है, मैसेज वो होता है जो क्वेश्चन हमसे पूछेगा, कि जैसे यहाँ पर मैं इससे बोलूँगी कि ये मुझसे मेरा नाम पूछे, तो ये बोलेगा एंटर योर नेम। ठीक है, यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे, नेक्स्ट इसकी टाइप बता देंगे। इसकी टाइप क्या है, की टाइप है इनपुट। अब यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन बना लिया जो वो हमसे पूछेगा, और मैं नीचे लिख देती हूँ, जब हमसे पूछ ले हम लोग सब बता दें तो वो बोले कि सक्सेसफुली डन। अब मैं इसको प्रिंट करवाती हूँ। अच्छा, हमारे पास इसको रन करते एक एरर आ गया। अब ये एरर के आने की वजह क्या है, जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा है इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट, मैं ये सब हटा देती हूँ, कमेंट आउट कर देती हूँ ये चीज़ फॉर नाउ, और मैं यहाँ पे देखती हूँ कि मैंने यहाँ लिखा है सिर्फ इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट, और यहाँ पर जो है JS की फाइल में जब मैं जाऊँगी तो मुझे एक अजीब सा कोड नज़र आ रहा है। तो ये कोड क्या है, ये तो मैंने नहीं लिखा वहाँ पे, कि यहाँ पे कैसे आ गया। तो ये इसकी वजह ये होती है कि जब हम पहले के वर्जन्स थे उनमें इंक्वायरर जैसी कोई चीज़ नहीं थी, इंक्वायरर अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। तो ये जो वर्जन है ना, ये पहले का, ये तो 2016 का सेट हुआ होगा ts कॉन्फिग फाइल में। तो हम ts कॉन्फिग में जाके अपना वर्जन जो है, टारगेट जो है, उसको लेटेस्ट कर देंगे। 2022 कर दिया हमने। तो अब जो है वो एरर चला जाएगा और हमारा जो है प्रोग्राम आराम से रन हो जाएगा। यहाँ पे आके हम इसको नोड नेक्स्ट कर देंगे। नोड नेक्स्ट कर दिया, इस वाले को भी कर देंगे, कमेंट से हटा के इसको भी नोड नेक्स्ट कर देंगे। अब जब हम इंडेक्स पे आएंगे
तो यहाँ पर इंक्वायरर जो है वो एरर शो कर रहा है। अब ये एरर क्यों आ रहे हैं? ये एरर इसलिए आ रहा है कि हमने उसको कॉमन जेएस से हटा दिया। ये कॉमन जेएस का मॉड्यूल था, हमने उसको वहाँ से हटा दिया। तो अब हम क्या करेंगे कि पैकेज डॉट जेसन पे जाके हम यहाँ पर एक मॉड्यूल ऐड, मतलब हम टाइप जो है इसको मॉड्यूल दे देंगे। यहाँ पे आए, इसको टाइप दी मॉड्यूल। अब ये एरर चला जाएगा, ये एरर भी चला गया यहाँ से। अब हम अपना कोड रन करता है। यहाँ पर से मैंने एक ब्रैकेट हटाया था, ये वजह से ये एरर आ रहा है। अब सब ठीक हो गया। अब मैं रन करूंगी तो इसने मुझसे पूछा कि एंटर योर नेम, और खुद ही इसने लिख दिया सक्सेसफुली डन। मतलब उसने वेट नहीं किया कि मैं अपना नाम लिखूं फिर वो पूरा चलाए, इसने खुद से लिख दिया सक्सेसफुली डन। तो ये क्यों हुआ? मतलब अगर कोई वेटर आए और मुझसे पूछे कि आपने क्या लेना है और मैं बताऊं भी ना, वो चला जाए मुझसे अज्यूम करके, तो ये तो ठीक बात नहीं है, फिर वेटर के होने का फायदा। तो यहाँ पर जो एक चीज यूज होती है उसको कहते हैं हम अवेट। अवेट जब हम लगाते हैं तो फिर जो है जो इंक्वायरर है वो हमारी बात सुनने के लिए रुकता है। अब मैं इसको दोबारा से चलाऊंगी। तो अब ये मुझसे पूछने के लिए रुका है। उस वक्त उसने डायरेक्ट सक्सेसफुली डन लिख दिया था अपनी मर्जी से। यहाँ पे इसने मुझसे पूछा, मैंने यहाँ पे नाम दे दिया अपना, तो फिर उसने बोला सक्सेसफुली डन। अब नेक्स्ट जो है हम लोग एक और क्वेश्चन इसमें ऐड करते हैं। एक और क्वेश्चन ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे एक और क्वेश्चन ऐड? तो हमने यहाँ पर इसको ब्रैकेट्स में लिखा है। यहाँ पर हम एक अरे बना सकते हैं। अगर मैं इसके आस पास जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल दूँ, बाहर मैंने डाल लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स, और मैं यहाँ पर इस जगह पर जहाँ पे ये रेड वाला कर्सर है यहाँ पर मैं कॉमा लगा दूँ। यहाँ पे मैं कॉमा लगाऊं और नीचे आके एक और कर्ली ब्रेसेस बना के एक और जो है वो प्रॉपर्टीज के लिए स्पेस बना दूं। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, इसने तो कोई एरर नहीं दिया। तो हम यहाँ पर एक और जो है वो क्वेश्चन बना सकते हैं। इसी तरह हम हजारों क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर डाल दिए, इधर मैं ऐसी ही डिटेल्स डाल दूंगी। ये इसको हम नाम देंगे क्वेश्चन 2 का, ये भी इनपुट है। अब यहाँ पर हम इसको बोल रहे हैं, यहाँ पर हम क्वेश्चन चेंज कर देंगे। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के हम उससे जेंडर पूछ लेंगे, व्हाट इज योर जेंडर। जेंडर में क्या होता है, दो ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, या तो हमें बताएगा मेल या फिर हमें बताएगा फीमेल। और हम चाह रहे हैं कि हमें जो है इसके अलावा कोई आंसर ना मिले, कि हमें वो मेल फीमेल के अलावा भी कोई आंसर दे रहा हो, कोई गलत सा इनपुट डाल रहा हो। हमें तो सिर्फ दो आंसर ही रिक्वायर्ड है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस चीज को हम खुद से हम खुद से जो है वो ऑप्शन में दे देंगे। इसके लिए क्या यूज होता है, इसके लिए लिस्ट यूज होती है। हम इस चीज को खुद से इंक्रिप्ट करेंगे, वो सिर्फ दो जवाब देने पे ही मजबूर हो जाए, वो दोनों में से कोई एक जवाब दे। तो वो दोनों में से एक जवाब देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर चॉइसेस में जाएंगे। मतलब यहाँ पे हम एक चॉइसेस का भी ऑप्शन बनाएंगे। वैसे तो हमारे पास सिर्फ 3 चीजें मांग रहा था, यहाँ पर हम 4 चीजें ऐड करेंगे। चॉइसेस ऐड करेंगे, इसके आगे चॉइसेस कैसे ऐड होती हैं, अरे में ऐड होती हैं। मैं यहाँ लिखूंगी मेल कॉमा फीमेल। अब मैं इसको रन करूंगी, फिर मुझसे पहले एक सवाल पूछेगा, फिर दूसरा सवाल पूछेगा। पहले इसने मुझसे सवाल किया, मैंने उसको जवाब दिया, फिर इसने मुझसे दूसरा सवाल किया। ये सवाल जिसने किया व्हाट इज योर जेंडर, इसमें ये बोल रहा है यूज एरो कीज। ये तो मैंने कोड में कहीं पे भी नहीं लिखा, ये इसलिए आया क्योंकि मैंने यहाँ पर लिस्ट यूज की है। तो वो बोल रहा है कि एरो कीज यूज करके इन दोनों पर आप लोग ऑपरेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डाल दूंगी फीमेल। तो यहाँ पे मैंने अपना मरियम भी डाल दिया और फीमेल भी डाल दिया और ये सक्सेसफुली डन हो गया।
ठीक है, इस तरह से जो है हमारा इंक्वायरर यूज़ होता है। इसके बारे में मैंने वैसे एक और वीडियो भी बनाई दी है और मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। और अगर इसमें कुछ चीज़ें ना समझ आई हो तो वहाँ पर हो सकता है क्लियर हो जाए, और अगर वहाँ पे भी ना हो तो आप लोग सवाल कर सकते हैं। मैं लिंक्डइन की भी प्रोफाइल डाल दूँगी, आप लोग वहाँ पे भी आके मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। जब हमने इंक्वायरर को डाटा दे भी दिया, उसने हमसे माँग भी लिया, अब ये यूज़ कहाँ पे होता है? कि हम यूज़ कहाँ करते हैं? जब उसको हमारा डेटा माँग लेता है, तो बस क्या वो माँग के वही उसी वक़्त हमें दिखाता है, फिर वो चीज़ चली जाती है, जैसे हम सीएलएस का कमांड चलाते हैं। तो ऐसा नहीं होता, जब हमसे वो पूछता है कि आपका क्या नाम है, तो वो कहीं पे जाके स्टोर करेगा। मतलब हम जो उसको यूज़ करेंगे, तो वो हम इसलिए यूज़ करेंगे ना कि वो कहीं पे जाके स्टोर करे उस चीज़ को। जैसे हम कहीं पे जाके साइन अप करते हैं किसी भी वेबसाइट पे, तो वो हमारा डेटा स्टोर करते हैं। हमारा ईमेल लेते हैं, हमारा यूज़र नेम लेते हैं, वो अपने पास स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम एक इसी तरह की चीज़ करते हैं कि मैं इसको यूज़ करूँगी। तो मैं कैसे यूज़ करूँगी? मैं पहले एक वेरिएबल बनाऊँगी लेट मैसेज करके, और मैं उसको बोलूँगी कि मुझसे मतलब ये जो सवाल है, ये वाला सवाल करे, और वो मेरा जब मैं उसको जवाब दूँ, तो वो उसको यूज़ करके कोई सेंटेंस में मेरा नाम यूज़ करे। तो यहाँ पर वो मुझसे, अब मैं किस तरह इसको वो करूँगी, जैसे हम ऑब्जेक्ट में करते थे कि हम इसको इसको लोकेट करने के लिए हम आंसर डॉट Q1 करते थे। आंसर लिखेंगे, फिर लिखेंगे डॉट Q1, तो हमारे पास जो मैसेज है ना वो आएगा। तो अब मैं लिखती हूँ यहाँ पर आंसर डॉट Q1, ठीक है? तो अब वो मुझसे पहले मेरा नाम पूछेगा, और फिर उसके बाद वो प्रिंट क्या करवाएगा, वो मैं नीचे लिख देती हूँ। बैकटिक्स लगाती हूँ। मैं इसको बोलती हूँ कि ये मुझसे, यहाँ पे मैं लिखती हूँ हेलो, मतलब जो भी अपना नाम बताएगा उसके बाद ये हेलो प्रिंट होगा, और उसके बाद उसका नाम कहाँ स्टोर हो रहा है? मैसेज के वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। मतलब ये चीज़ जाके मैसेज के वेरिएबल में स्टोर होगी। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ मैसेज। मैंने यहाँ मैसेज लिख दिया। फिर उसके बाद मैं पूछती हूँ कि हाउ आर यू, मैंने इससे पूछ भी लिया, ठीक है? तो अब यहाँ पर वो मेरा नाम यूज़ करेगा, मैं तो यही चाह रही हूँ कि ऐसा ही हो। तब मैं इसको प्रिंट करके देखती हूँ कि क्या होता है। उसने मुझसे वो नाम पूछा, और फिर उसने मुझसे ईमेल का भी पूछ लिया, और फिर उसने बोल दिया कि हेलो मरियम हाउ आर यू। तो उसने मेरा नाम मुझसे पूछा और उसको एक सेंटेंस में भी यूज़ करके दिखाया। इसी तरह वो मुझसे जेंडर का भी पूछ सकते थे, उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी कि योर जेंडर इज। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पर मैंने इसको मैसेज में क्यों स्टोर करवाया? मैंने इसको सिर्फ इसीलिए स्टोर करवाया ताकि वो मेरे लिए आसानी हो। अगर मैं चाहूँ तो इसको बगैर स्टोर करवाए भी कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगी आंसर डॉट Q1, जैसे हम ऑब्जेक्ट को नॉर्मली लोकेट करते हैं। मैंने यहाँ इस तरह लिख दिया, तो इस तरह भी वो चल जाएगा। और मैं यहाँ इसमें लिखूंगी आंसर डॉट Q2। तो वो पहले मुझसे मेरा नाम पूछ के उसको यहाँ पे प्रिंट करेगा, और मुझसे जेंडर पूछ के उसको यहाँ पे प्रिंट करेगा। तब हम इसको चलाते हैं। तो इसने लिखा हेलो मरियम योर जेंडर इज फीमेल। जिसने यहाँ पर यूज कर लिया। ये वाली वीडियो और ये वाली क्लास यहीं तक थी, और इसमें सर ने यही 4 चीज़ें पढ़ाई थी। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अगर आप लोग को इस वीडियो ने ज़रा सी भी हेल्प की हो, या आप लोगों को इसमें कोई भी चीज़ बहुत अच्छे से समझ आई हो, तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अपने उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिन्हें इसको देखने की ज़रूरत हो। थैंक यू सो मच।